हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस यूट्यूब फैमिली एबी जुडिशरी जोन में। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे बंगाल पर अधिकार या फिर बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी का संबंध। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है जिसमें यूरोपीय आए थे, फिर उन्होंने कैसे कैसे अपना फैक्ट्री स्थापित किया और कैसे प्रशासन व्यवस्था किया, कैसे व्यापार किया। ये सारी वीडियो इस सारे टॉपिक पे मैंने वीडियो बना दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट से जा कर के सीक्वेंस से देख सकते हैं उसको। अंग्रेज़ जब आए उसके बाद से मैसूर पे उन्होंने अधिकार किया, फिर मराठा पे अधिकार किया, फिर सिख पे, और अब इनकी बारी आ जाती है बंगाल पे। तो अब देखते हैं कि बंगाल में इनका कैसे कैसे प्रशासनिक व्यवस्था बढ़ता है और एक समय आता है बक्सर के युद्ध के बाद जब इनका पूरे भारत पे क्या हो जाता है, अधिकार क्षेत्र हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब देख लेते हैं। सबसे पहले मुर्शीद कुली खां रहते हैं। 1717 से 1727 ईस्वी तक इनका प्रशासन चलता है बंगाल पर। यह मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर रहते हैं। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो मुर्शीद कुली खां राइट आंसर हो जाएगा। और पहले क्या होता था कि जो मुगल सम्राट रहते थे वो इनको यानी कि अपने आदमियों को जगह जगह क्षेत्रों पर गवर्नर नियुक्त करते थे ताकि वहाँ पे वो उनका अधिकार कर सके। तो यहाँ पे ये लास्ट रहते हैं बंगाल पर। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किया। तो ये भी पूछा हुआ है कि मुर्शीद कुली खां की राजधानी कहाँ पे थी, तो मुर्शिदाबाद में थी। और इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था की शुरुआत की थी। अब एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन वैसे एग्जाम में पूछे गए हैं, घटना चक्र में है। आप लोग जाके अगर घटना चक्र पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। इजारा व्यवस्था की शुरुआत करते हैं मुर्शीद कुली खां। इसमें क्या रहता है कि सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को 5 वर्ष के लिए जो जिम्मेदारी रहती है वो दे दी जाती है। तो इस बंदोबस्त की यानी कि इस बंदोबस्त इजारा व्यवस्था की शुरुआत कौन करते हैं, ये करते हैं मुर्शीद कुली खां। इसने कृषकों को तकावी ऋण या अग्रिम ऋण देना भी आरंभ किया। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप लोग ध्यान से याद रखिएगा कि मुर्शीद कुली खां ने इजारा व्यवस्था स्टार्ट किया था, जिसमें क्या था कि जो सबसे ज़्यादा ऊंची बोली लगाता था उसको 5 वर्ष के लिए जिम्मेदारी दे दी जाती थी। और इसने तकावी ऋण यानी कि अग्रिम ऋण देना आरंभ किया था। नेक्स्ट बंगाल के नवाब आते हैं सुजाउद्दीन। इनका कार्यकाल रहता है 1727 से 1739 तक। कार्यकाल आप लोग ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि मैचिंग के सवाल यहाँ से पूछ देते हैं। मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब था। इनसे बस इतना ही क्वेश्चन बना हुआ है कि मुर्शीद कुली के खां के बाद कौन बंगाल का नवाब बना, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सुजाउद्दीन। नेक्स्ट आ जाते हैं तीसरे नंबर पर सरफराज। इनका कार्यकाल रहता है 1739 से 1740। इनके काल में एक प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध होता है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। तो 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच होता है, जिसमें अलीवर्दी खां विजयी होता है और बंगाल का नवाब बनता है। तो पूछा हुआ है कि गिरिया का युद्ध कब हुआ है, तो 1740 में। और किसके किसके बीच में हुआ है, तो जो बंगाल के नवाब रहते हैं सरफराज उनके बीच में और अलीवर्दी खां के बीच में होता है, जिसमें अलीवर्दी खां विजयी होकर के बंगाल का नवाब बन जाते हैं। अब जब अलीवर्दी खां बन जाते हैं तो इनका कार्यकाल रहता है 1740 से 1756 ईस्वी तक। इसने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया, यानी कि इसके पहले जो थे सभी नवाब वो मुगल जो सम्राट रहते थे उनको टैक्स देते थे। लेकिन जब अलीवर्दी खां आए तो इन्होंने वो टैक्स को हटा दिया और मुगल सम्राट को टैक्स देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल अत्यधिक समृद्धशाली हो गया, यानी कि बहुत अच्छे से इन्होंने प्रशासन व्यवस्था बंगाल में चलाया, जिससे वहाँ की जो प्रशासन था और व्यवस्था था वो समृद्धशाली हो गया। इनका एक स्टेटमेंट है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। कथन है कि इसने अंग्रेजों की मधुमक्खियों से तुलना करते हुए कहा है कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार देंगी। तो एग्जाम में पूछा हुआ है कि यह स्टेटमेंट किसका है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खां की, जो कि कहते हैं कि अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से करते हैं। नेक्स्ट आते हैं सिराजुद्दौला, जिनका कार्यकाल रहता है 1756 से 1757 तक। आई होप आप लोगों को अच्छे से सीक्वेंस से समझ में आ रहा होगा।
और यदि आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियो आप लोग सीक्वेंस से देख सकें। अब सिराजुद्दौला का कार्यकाल रहता है 1756 से 1757 तक। बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम ये रहता है। 20 जून 1756 को एक काल कोठरी की घटना होती है जिसको ब्लैक होल की घटना भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सिराजुद्दौला जो रहते हैं बंगाल के नवाब, वो एक कमरे में 146 लोगों को डाल करके बंद कर देते हैं अंग्रेज़ों को, जिसमें से दम घुटने से लगभग सभी की मृत्यु हो जाती है। केवल 23 लोग जीवित बचते हैं। इसमें से एक अंग्रेज जिनका नाम रहता है J.Z. हालवेल, उन्होंने ये घटना बताई थी और अपने पुस्तक में लिखी थी। तो पूछता है कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, तो 20 जून 1756 को हुई थी। और किसने किया था, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने किया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट युद्ध होता है एक प्लासी का युद्ध। इस युद्ध जब ये युद्ध होता है तब अंग्रेज़ों को ये लगता है कि अब हम लोग पूरा भारत पे प्रशासन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है, कब होता है ये। 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज़ों का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव तथा बंगाल के नवाब का सेनापति मीर जाफ़र रहता है। मीर जाफ़र अंग्रेज़ों का साथ देता है और इस तरीके से जो रॉबर्ट क्लाइव रहता है उसकी सेना जीत जाती है। तो इसमें जो शासक रहते हैं सिराजुद्दौला, उनका सेनापति रहता है मीर जाफ़र, जो धोखा कर देता है अपने शासक के साथ और अंग्रेज़ों से जा कर के मिल जाता है सत्ता के चक्कर में। तो इसलिए यहाँ पे अंग्रेज़ विजयी हो जाते हैं और जो सिराजुद्दौला रहते हैं वो हार जाते हैं। इसके बाद अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ पहले क्या करते हैं कि मीर जाफ़र जो कि सिराजुद्दौला के सेनापति रहते हैं, उनको एक लालच देते हैं कि अगर आप युद्ध में हमारा साथ देंगे तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो इस चक्कर में ये क्या करते हैं कि अंग्रेज़ों का साथ देते हैं इस युद्ध में और तब उसी के आधार पर जो अंग्रेज़ रहते हैं ये इनको बंगाल का नवाब बना देते हैं। अब मीर जाफ़र का शासनकाल आ जाता है। नवाब बन जाते हैं 1760 से 1763 ईस्वी तक तथा 1763 से 1765 तक इनका रहता है। इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर यानी बिहार में स्थापित कर दिया। तो पूछता है कि मुंगेर में किसकी राजधानी थी, तो मीर जाफ़र की थी। और इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने सेना का गठन जो था वो यूरोपीय पद्धति के अनुसार करना शुरू कर दिया। और 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध होता है। यह युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब प्लस अवध के नवाब तथा मुगल सम्राट के बीच होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी युद्ध है, बक्सर का युद्ध, नाम सुने होंगे आप लोग। ये कब होता है, 22 अक्टूबर 1764 को होता है। और किसके किसके बीच में होता है, तो अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब तथा अवध के नवाब तथा मुगल सम्राट, ये तीनों लोगों ने मिल करके ये युद्ध लड़ा था। अंग्रेजों का सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो कर रहे थे तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना थी। यानी कि एक तरफ जो अंग्रेज़ों का नेतृत्व था वो हेक्टर मुनरो कर रहा था और जो इधर थे उसमें कौन कौन शामिल थे, जो बंगाल के नवाब थे उस समय मीर कासिम। मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम आ जाते हैं प्रशासन करने के लिए, उनको रख दिया जाता है क्योंकि मीर जाफ़र कहते हैं कि अब मैं नहीं कर पाऊँगा, एक कठपुतली के समान ही हो जाता है उनका एक प्रशासन। तो उसके बाद से मीर कासिम आते हैं। तो मीर कासिम के समय ही क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। तो मीर कासिम क्या करते हैं कि अवध के नवाब को और मुगल सम्राट को बातचीत करके आपस में मिलाते हैं कि हम सब लोग मिल कर के युद्ध करेंगे तो अंग्रेज़ों पर अधिकार कर सकते हैं और उनको हरा सकते हैं। तो इसी क्रम में ये बक्सर का युद्ध होता है जिसमें एक तरफ रहते हैं अंग्रेज़ और एक तरफ रहते हैं बंगाल के नवाब मीर कासिम, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट रहते हैं शाह आलम द्वितीय। इनके बीच होता है युद्ध बक्सर का। अब इस युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जो रहता है अंग्रेज, उसका नाम रहता है वेंसी टार्ट। अब 12 अगस्त, अब जब ये युद्ध होता है बक्सर का, उसमें बुरी तरीके से ये लोग हार जाते हैं।
जो रहते हैं बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुग़ल सम्राट, और अंग्रेज़ों की विजय हो जाती है। तो जब विजय हो जाती है उनको, तो वो लोग एक संधि करते हैं जिसमें 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय से संधि करते हैं, और इसके तहत जो सम्राट रहते हैं मुग़ल शासक, उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कि राजस्व संबंधी मामले अंग्रेज़ों को देना पड़ता है। इसके बदले में सम्राट को भी 26 लाख रुपए टैक्स भी देना पड़ता है। और ये जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, ये 12 अगस्त 1765 को हुई थी मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय से, तथा 16 अगस्त 1765 को ये हुई थी जो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला रहते हैं उनके साथ होती है। और जब ये होता है संधि अवध के नवाब से, तो वो क्या करते हैं, वो उनका क्या करना रहता है कि वो कंपनी के खर्चे के लिए 53 लाख रुपए सम्राट को, ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं। ये सब इलाहाबाद की संधि के अनुसार होता है। तो पूछता है कि बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि हुई थी। अब 1803 ईस्वी में ये दिल्ली पर अंग्रेज क्या करते हैं, अपना पूरा अधिकार जमा लेते हैं। उसके बाद से पूरे भारत पर क्या होता है, अंग्रेज़ों का धीरे धीरे प्रशासन बढ़ता जाता है, और पूरा ब्रिटेन ताज का या ब्रिटेन शासक जो रहते हैं उनका वर्चस्व पूरे भारत पर स्थापित हो जाता है, और प्रशासन वो लोग पूरे भारत पर करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।